मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारा डिलीवरी मॉडल्स, राइट। तो आज हम इस चैप्टर पे फोकस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग डिलीवरी मॉडल्स, जो कि हमारा चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का 1.1 पार्ट है। इससे पहले एक चैप्टर हम लोग ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, राइट। तो आइए देखते हैं आज इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग डिलीवरी मॉडल्स, उसके बाद एट्रीब्यूट्स, क्या क्या क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी क्या खासियतें, या आप कहें कि कंपोनेंट्स होते हैं। एट्रीब्यूट मतलब उसके कंपोनेंट्स आप कह सकते हैं, राइट। या कंपोनेंट्स भी ना कह के आप अगर माने तो कुछ खासियतें आप अगर कहें जो आपको वहाँ से मिलती हैं, स्पेशली क्लाउड से मिलती हैं। उसके अलावा डिलीवरी मॉडल्स तीन है हमारे पास, वो हम देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और फिर इनमें कंपैरिजन। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि क्या क्या ऑब्स्टेकल्स यानी कि प्रॉब्लम्स आती हैं क्लाउड में, और क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं क्लाउड के अंदर। वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं वो कमियां जिसकी वजह से हमें क्लाउड पे नुकसान पहुंचा सकता है, कोई हमें क्लाउड पे हमारा डेटा हैक कर सकता है, तो उन्हें बोलते हैं वल्नरेबिलिटीज़, यानी कि लूप होल, जो कमजोरी हैं आपकी, राइट। और क्लाउड को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, आज ये कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। हालांकि इसका ओवरव्यू पहले चैप्टर में आपको मिल चुका है, आज हम उसे ही तफसील या डिटेल से पढ़ेंगे, राइट। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ ब्रॉड टर्म दैट डिस्क्राइब ए ब्रॉड रेंज ऑफ सर्विसेज। परहैप्स दैट इज द रीजन देयर इज नो सिंगल वन साइज फिट्स ऑल डेफिनेशन फॉर दिस टर्म, राइट। लास्ट टाइम मैंने आपको NIST की डेफिनेशन, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो बताई थी। इंस्टेड डिपेंडिंग ऑन व्हाट सर्विसेज वन इज डिस्क्राइब और हु you are talking to, the moniker term cloud is often described as a stack, as a response to the broad range of services built on top of one another, right। क्लाउड के बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं, क्लाउड की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है आपके इस्तेमाल या फिर आपके पर्पस के हिसाब से। आप ये नहीं कह सकते कि क्लाउड की यही एक परफेक्ट टर्म है, क्योंकि अगर आप मोबाइल में स्टोरेज, अगर आप गूगल फोटोज का एक ऑप्शन आपके मोबाइल में होता है, अगर आप उसकी बात करें तो आप कहेंगे जनाब क्लाउड इस्तेमाल होता है स्टोरेज के लिए, डेटा को सेव करने के लिए। अगर आप बात करेंगे फ्लिपकार्ट के टर्म्स में, अमेजन ई पोर्टल या ई कॉमर्स के टर्म में, तो आप कहेंगे जी फ्लिपकार्ट क्लाउड इस्तेमाल होता है एप्लीकेशंस के लिए, एप्लीकेशंस को रन कराने के लिए। तो क्लाउड की डेफिनेशन बदल जाती है आपके यूसेज के हिसाब से, राइट। अगर हम यहाँ पे एक डेफिनेशन देखें तो अगेन NIST की वही डेफिनेशन जो लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं, वही अगेन यहाँ पे मैंने लिखी है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल फॉर इनेबलिंग यूबिक्यूटस, कन्वीनियंट, ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस टू ए शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज में आपके सर्वर आ जाएंगे, नेटवर्क आ जाएगा, स्टोरेज आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। दैट कैन बी रैपिडली प्रोविजन, यानी क्लाउड को बहुत जल्दी डिजाइन किया जा सकता है, रेडी किया जा सकता है। आप क्लाउड पे एक सर्वर को 10 मिनट के अंदर रेडी करके पब्लिक कर सकते हैं, यानी पूरी दुनिया उस सर्वर को देख सकती है, उस पर चल रही एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकती है। तो ये क्लाउड का एक बेनिफिट है। हर चीज़ आज की डेट में, देखिए इस इमेज में दिखाया हुआ है, हर चीज़ आज की डेट में क्लाउड से जुड़ी हुई है, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे नेटवर्किंग डिवाइस हो, चाहे आपके सर्वर हो, चाहे आपका डेटा हो, हर चीज़ क्लाउड से जुड़ी हुई है, राइट। इसके बाद आते हैं क्लाउड के डिलीवरी मॉडल। तीन डिलीवरी मॉडल क्लाउड के होते हैं, लास्ट इस चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था। इसमें है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज रेंज फ्रॉम सेटिस्फाइंग अ सिंगल फंक्शनल नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवरिंग द एंटायर डेटा सेंटर थ्रू नेटवर्क्स। With cloud computing, innovation is accelerated and the opportunity to focus entirely on the core business operation is enhanced. तो क्लाउड की डिलीवरी मॉडल्स का फ़ायदा ये है दोस्तों कि क्लाउड पे जो चीज़ें पड़ी हैं वो तो क्लाउड अपने आप मैनेज कर रहा है, तो आप अपने बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं, बजाय दिन भर आप सर्वर पे फोकस रखें, नज़र रखें कि सर्वर डाउन तो नहीं हो गया, सर्वर रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई एरर तो नहीं आ गया, कोई वायरस तो नहीं आ गया। आपको इन चीज़ों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो तीन तरीके के क्लाउड होते हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, और एक और जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कम्युनिटी क्लाउड, राइट। बट मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट ये दो ही होते हैं मेन, पब्लिक एंड प्राइवेट। हाइब्रिड क्या होता है, देखिए हाइब्रिड यहाँ पे बना के दिखाया है, ये प्राइवेट क्लाउड है, ये आपका पब्लिक क्लाउड है।
इन दोनों के बीच में अगर आप ब्रिज बना देते हैं तो वो एक हाइब्रिड क्लाउड है। ब्रिज मतलब कि प्राइवेट वाला पब्लिक वाले से कम्युनिकेट कर पाए और पब्लिक वाला प्राइवेट वाले से कम्युनिकेट कर पाए, तो ये एक ब्रिज बनेगा, तभी ये आपस में बात कर पाएंगे, राइट। एक पुल तो होना चाहिए ना इधर से इधर जाने के लिए और इधर से इधर आने के लिए, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड कुछ नहीं है पर कॉम्बिनेशन है प्राइवेट और पब्लिक का, राइट। आइए अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या है? दिस यूटिलिटी मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग provides easy access to a shared infrastructure, storage, as well as other computing resources। मतलब ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग आपको एक शेयर्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। अगर आपसे कभी आपको क्लाउड की डेफिनेशन याद नहीं हो रही है और आप मतलब बोलना चाहते हो कि क्लाउड क्या है, तो आप ये भी कह सकते हो क्लाउड इज अ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, राइट। तो क्लाउड क्या है? क्लाउड रिसोर्सेज को शेयर करने का ही एक तरीका है। वो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? आपका इंफ्रा हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आती हैं? आपके सर्वर आते हैं, स्टोरेज आती है, गेटवे आते हैं, और उसके अलावा अदर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यानी कि नेटवर्किंग डिवाइसेस और बाकी चीज़ें हो सकती हैं। These shared resources are hosted in a remote data center and multiple clients can gain access to them using the internet। तो these shared resources are hosted in a remote data center का मतलब ये है कि क्लाउड जो है वो आप सपोज मैं अभी दिल्ली में बैठा हूँ, तो दिल्ली में मैं क्लाउड को एक्सेस कर रहा हूँ, राइट। तो मैं अपने जो मेरा डेटा पड़ा हुआ है वो मेरे दिल्ली में नहीं पड़ा हुआ या मेरे घर में नहीं रखा हुआ, वो कहीं सर्वर पे क्लाउड पे पड़ा हुआ है। और क्लाउड का डेटा सेंटर कहाँ पे है? अमेजन का डेटा सेंटर मुंबई में है, राइट। तो वो मेरा डेटा मुंबई में पड़ा हुआ है, तो मुंबई से मुझे डेटा एक्सेस हो रहा है दिल्ली में बैठे हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रिमोटली आप अपने डेटा सेंटर को एक्सेस कर रहे हो, और किसकी हेल्प से कर रहे हो? इंटरनेट की हेल्प से। मैंने आपको पहले भी बताया था क्लाउड को एक्सेस करने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है और वो है इंटरनेट। अगर इंटरनेट आपके पास है तो आप क्लाउड को एक्सेस कर सकते हो कहीं भी बैठ के। तो वो जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं वो आप बैठे बैठे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। मल्टीपल क्लाइंट का मतलब है जो मैं हूँ, मैं क्लाइंट हूँ, मेरे जैसे हजारों लाखों कस्टमर हैं जो उसको एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट की हेल्प से, राइट। स्केलेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस आर द मेजर एडवांटेज ऑफ ए पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड पे स्केलेबिलिटी एक बड़ा बेनिफिट है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑब्वियसली ये सस्ता होता है प्राइवेट क्लाउड से या हाइब्रिड क्लाउड से या अदर सर्विसेज से, राइट। स्केलेबिलिटी से मतलब क्या है? स्केलेबिलिटी से मतलब है कि अगर आज आपको 4 सर्वर की जरूरत है, आप 4 रखिए। फ्यूचर में अगर आपकी रिक्वायरमेंट बल्कि 4 से 8 हो जाती है, आप 8 सर्वर ले सकते हैं क्लाउड से और फिर आप 8 दिन के लिए पैसा दीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपने 8 सर्वर ले लिए तो अब आप 4 वापस नहीं कर सकते। आप कहते हो कि मुझे 8 सर्वर की ज़रूरत है लेकिन सिर्फ 4 दिन के लिए है, वो इसलिए क्योंकि मैं एक सेल लगा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस सेल के अंदर ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो मुझे ज़्यादा सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सिर्फ 4 दिन के लिए 4 एक्स्ट्रा सर्वर लेंगे और उसके बाद उन्हें वापस कर देंगे। तो आपको जो पे करना पड़ेगा वो सिर्फ 4 दिन के लिए पे करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए क्लाउड बहुत सस्ता पड़ता है, क्लाउड की सर्विसेज बहुत सस्ती हैं इन कंपैरिजन टू कि आप खुद के सर्वर खरीद के लगाएं और उस पर अपनी एप्लीकेशन रन कराएं, राइट। पब्लिक क्लाउड के एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको बताया था अमेजन जो है वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, अलीबाबा क्लाउड, आईबीएम क्लाउड, ये कुछ एग्जांपल है पब्लिक क्लाउड के, राइट। इसके अलावा प्राइवेट क्लाउड की बात करें तो प्राइवेट क्लाउड किसी का भी हो सकता है, किसी भी कंपनी का खुद का क्लाउड हो सकता है जो प्राइवेट क्लाउड होगा, यानी वो सिर्फ वही कंपनी के एम्प्लॉय या कंपनी के जो मैनेजमेंट है सिर्फ वो उसको एक्सेस कर पाएगी, राइट। प्रोविजनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंट्रोल्ड एक्सेस बाय ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन providing control access to restricted data and information for a few organization in a closed network format is referred to as private cloud। मतलब ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन उसने अपने लिए अपना क्लाउड बनाया है सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए, तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे प्राइवेट क्लाउड, राइट। तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे कि आप अगर आपने कहीं घूमने फिरने जाना है तो आप क्या करते हो? आप एक होटल ले लेते हो, उस पर एक कमरा बुक कर लेते हो 3-4 दिन के लिए। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं जो अपने प्राइवेसी चाहते हैं वो अपने फार्म हाउस लेते हैं, अपने पर्सनल फार्म हाउस खरीदते हैं और अपनी छुट्टियां एंजॉय करने अपने फार्म हाउस में जाते हैं। तो लेकिन उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। फार्म हाउस में आप 4 दिन घूमने जा रहे हो पर आपको उसकी मेंटेनेंस साल भर करनी पड़ेगी। प्राइवेट क्लाउड कुछ ऐसा ही है, जब आप प्राइवेसी चाहते हो, एक बड़े लेवल की हाई लेवल की प्राइवेसी चाहते हो, आप अपना डेटा कहीं पर भी शेयर करना नहीं चाहते, तो आप अपना खुद का प्राइवेट क्लाउड बनाते हो जो सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए होता है। आपसे मतलब है इसमें
मेरी कंपनी से, राइट। तो कंपनी अपने प्राइवेट क्लाउड बनाती है जिसमें उसकी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो वो नहीं चाहती कि मैं इसे किसी भी सूरत हाल में मैं शेयर करूं, कहीं और स्टोर करूं, तो ऐसे केसेस में वो क्या करेंगे, वो अपने खुद के प्राइवेट क्लाउड डेवलप करेंगे और उस पर अपनी वो इंफॉर्मेशन सेव रखेंगे। और फिर उसको क्लाउड पे रखने का बेनिफिट ये है कि वो उसे एक्सेस कहीं से भी कर सकते हैं। अगर कंपनी का मालिक मीटिंग के लिए अमेरिका गया हुआ है और उसे डेटा एक्सेस करना है तो वो अपने डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो प्राइवेट क्लाउड की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्राइवेट क्लाउड भी बना के रखती हैं ताकि उनका खुद का डेटा इमरजेंसी के केस में उनके पास हो और वो उसे एक्सेस कर सकें। ऑल बिजनेस यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सेस द क्लाउड विदाउट हैविंग टू बिल्ड देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो प्राइवेट क्लाउड के अंदर कंपनी के जितने यूनिट्स हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशन है, कब सपोज कंपनी की एक ब्रांच मुंबई में है, एक बैंगलोर में है, एक दुबई में है, एक सऊदी में है और एक आपकी यूएसए में है, तो वो सभी ब्रांचेस आपस में वो जो डेटा है जो प्राइवेट क्लाउड पे पड़ा है उसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उस कंपनी के एम्प्लॉय के अलावा, उस कंपनी के ब्रांचेस के अलावा कोई और उसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये प्राइवेट क्लाउड की कुछ खासियतें हैं। हाईली सिक्योर होता है। तीनों ही क्लाउड्स में, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड में सबसे ज्यादा सिक्योर जो क्लाउड होता है वो प्राइवेट क्लाउड होता है, राइट। और ये एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है और उसके पर्पस के लिए बनाया जाता है। इसके बाद जो अगला क्लाउड आता है वो आता है हाइब्रिड क्लाउड। जैसे कि मैंने बताया ये एक ब्रिज की तरह होता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, जिसकी वजह से पब्लिक क्लाउड प्राइवेट से बात कर पाता है, प्राइवेट पब्लिक से बात कर पाता है। As the name implies, a cloud that is a combination of two or more clouds is called as hybrid cloud. In a hybrid cloud environment, workloads can be moved between private and the public cloud based on changing computing needs and cost. This allows enhanced flexibility and more options when it comes to data deployment. Right? मतलब ये है कि क्लाउड में आपने अगर आपने अपना प्राइवेट क्लाउड भी बनाया हुआ है लेकिन प्राइवेट क्लाउड आपका लिमिटेड होगा, उसके रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे। अब बाकी की चीज़ों के लिए आपने पब्लिक क्लाउड से सर्विस ले ली, लेकिन आप कहते हो यार कभी कभी मुझे अपने ऑफिस में बैठ के पब्लिक क्लाउड का डेटा भी एक्सेस करना होता है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा प्राइवेट क्लाउड का डेटा पब्लिक को एक्सेस कर पाए और पब्लिक का डेटा, पब्लिक में जो बंदे बैठे हैं पब्लिक क्लाउड में, वो कई बार प्राइवेट से डेटा को निकाल पाए। या फिर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं प्राइवेट से पब्लिक को एक्सेस कर सकूं पर पब्लिक क्लाउड पे पड़ा हुआ जो डेटा है या पब्लिक क्लाउड पे जो क्लाइंट पड़े हुए हैं वो मेरे प्राइवेट पे एक्सेस ना कर सकें, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बट हाइब्रिड क्लाउड का पर्पस होता है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना या डेटा को ट्रांसफर करना प्राइवेट से पब्लिक पे और पब्लिक से प्राइवेट पे। इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने को कहते हैं हाइब्रिड क्लाउड, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कम्युनिटी क्लाउड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, कम्युनिटी क्लाउड एक ग्रुप के लिए होता है, एक ऑर्गेनाइजेशंस जो सेम तरीके से काम करती हैं। जैसे हॉस्पिटल्स हैं तो फोर्टिस का ग्रुप है, मणिपाल का ग्रुप है या और बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वो अगर आपस में कहते हैं कि यार हम सबका एक जैसा काम है, हमें पेशेंट्स का डेटाबेस मेंटेन करना है, उनका ब्लड ग्रुप मेंटेन करना है, रिक्वायरमेंट मेंटेन करनी है, डॉक्टर्स की जरूरत आपको भी है हमें भी है, तो एक काम करते हैं कम्युनिटी क्लाउड बना देते हैं। वहाँ पे सारे रिसोर्सेज पड़े हुए होंगे, मुझे जिस डॉक्टर की जरूरत होगी मैं उसे कंसल्ट कर सकता हूँ, बुला सकता हूँ, आपको जिसकी जरूरत होगी आप बुला सकते हो। तो ऐसे केस में आप कम्युनिटी क्लाउड बनाते हो जहाँ पे आपके गोल्स जो हैं वो सेम है, राइट। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो सेम है, राइट। तो एक कम्युनिटी क्लाउड इज अ टाइप ऑफ क्लाउड primarily used by a closed group of people or organization. It is a collaborative effort and the hardware infrastructure is mutually shared by two or more organizations from a specific community. Specific community का मतलब होगा वो specific यानी हॉस्पिटल्स का ग्रुप हो सकता है, यूनिवर्सिटीज का ग्रुप हो सकता है या फिर किसी FMCG कंपनीज का ग्रुप हो सकता है, वो किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी का ग्रुप हो सकता है, वो आपस में उस डेटा को शेयर कर सकते हैं, right? It could either be managed or hosted internally within an organization in the community or by a third-party cloud service provider. The infrastructure costs are shared among the community members based on mutual agreement. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कॉस्ट आएगी या क्लाउड पे जो खर्चा आएगा वो ये ऑर्गेनाइजेशंस आपस में मिलके उसका खर्चा उठाएंगे, तो इनका खर्चा भी लगभग आधा हो जाएगा या उससे भी कम हो जाएगा। अगर 4 ऑर्गेनाइजेशन मिलके कम्युनिटी क्लाउड में सर्विसेज ले रही हैं तो ऑब्वियसली जो बिल होगा वो भी 4 लोगों में बराबर बढ़ जाएगा। यानी अगर 100 रुपए हैं तो 25-25 एक एक ऑर्गेनाइजेशन को पे करने हैं, तो यानी कहीं ना कहीं आपका खर्चा भी कम हो गया और आपने चीज़ें भी, आपको बेनिफिट भी उतने ही मिल रहे हैं जितने आपको खुद के मिलते अगर आप अपना क्लाउड बनाते या अपनी एक सर्विस डेडिकेटेड लेते। तो कम्युनिटी क्लाउड में
आपके जो कॉस्ट है वो और कम हो जाती है। लेकिन याद रखना है कि यहाँ पे सिक्योरिटी आपको उतनी नहीं मिलेगी जितनी प्राइवेट क्लाउड में मिलती है या पब्लिक क्लाउड में मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका डेटा आप और लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं, राइट। तो आप इस पर सिर्फ वो इंफॉर्मेशन डालेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या जिससे आपके बिजनेस को नुकसान नहीं होगा, राइट। तो ये क्लाउड्स की बात हो गई। उसके बाद आते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कुछ खास चीज़ें जो क्लाउड के एक कंपोनेंट्स काइंड ऑफ आप कह सकते हैं। When a company decide to move its one or more IT service to the cloud, it incurs many benefits, including lower capital cost, potentially lower operating cost, better support for mobile and remote personnel, and IT flexibility. ये सारी चीज़ों को नज़र में रखना पड़ता है जब भी कोई कंपनी क्लाउड पे जाना चाहती है कि क्लाउड सस्ता होना चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आनी चाहिए, मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए प्रॉपर, रिमोट पर्सनल मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं जो बाहर बैठे हैं कहीं उस क्लाउड से दूर बैठे हैं उन्हें प्रॉपरली सपोर्ट मिलना चाहिए अगर कोई फॉल्ट आ जाता है, और फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्लाउड के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें जो मेन एट्रीब्यूट है वो है वर्चुअलाइजेशन। विदाउट वर्चुअलाइजेशन आप क्लाउड को फॉर्म नहीं कर सकते। सो वर्चुअलाइजेशन फॉर्म्स द कोर ऑफ क्लाउड का टेक्नोलॉजी। तो ये एक कोर है, कोर मतलब एक खास उसका दिल आप कह सकते हैं। क्लाउड बिना वर्चुअलाइजेशन के लिए नहीं बन सकता। जब तक आप अपने हार्डवेयर को वर्चुअलाइज नहीं करोगे आप उसे क्लाउड पे लेके नहीं जा सकते, राइट। इट रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ वर्चुअल सर्वर, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम और ए स्टोरेज डिवाइस एज अपोज टू द एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ द रिसोर्स, राइट। तो एक्चुअल में वर्चुअलाइजेशन में आप क्या करते हो, आप सर्वर का वर्चुअलाइजेशन करते हो, मेमोरी का वर्चुअलाइजेशन करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्चुअलाइजेशन करते हो, स्टोरेज डिवाइस का वर्चुअलाइजेशन करते हो। इन सिंपल टर्म्स, virtualization allows one physical computer to run several virtual machine at the same time। अगर आपने अपने लैपटॉप के ऊपर VMware का वर्क स्टेशन अपलोड कर दिया है, सॉरी इंस्टॉल कर दिया है, तो उस वर्क स्टेशन के ऊपर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज और एक लिनक्स या फिर कोई और विंडो 10, विंडो 7 और विंडो एक्सपी सब एक साथ चला सकते हैं वर्क स्टेशन के ऊपर, राइट। बट अगर नॉर्मल लैपटॉप के ऊपर आप कोशिश करें 2 विंडो चलाने की, 3 विंडो चलाने की, तो जनरली वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हालांकि वो भी हो सकता है, लेकिन अगर वो भी आप कर रहे हैं, एक लैपटॉप पे 2 विंडो चला रहे हैं, तो याद रहे बैक एंड पे वर्चुअलाइजेशन इनेबल है, तभी आप ऐसा कर पा रहे हैं, राइट। तो वर्चुअलाइजेशन से ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि एक ही हार्डवेयर पे आप एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो या वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो VMware का जो वर्क स्टेशन आता है उस पर आप वर्चुअल मशीन क्रिएट्स भी करते हैं, राइट। तो आपको अगर नहीं मालूम है VMware के बारे में या वर्चुअलाइजेशन के बारे में तो बहुत जल्दी मैं उसकी भी एक वीडियो अपलोड करूंगा, राइट। उसके बाद मल्टी टेनेंसी। मल्टी टेनेंसी का मतलब है, मैंने आपको पुरानी सीरीज अपने लेक्चर में बताया था, जो पुराना चैप्टर है मेरा चैप्टर 1, कि मल्टी टेनेंसी का मतलब है जैसे कि आपने एक बिल्डिंग ले ली, उस बिल्डिंग के अंदर 50 कमरे हैं, फ्लैट बने हुए हैं, तो उसमें हर एक फ्लैट जो है किसी बंदे ने परचेज किया है, राइट। हाँ, जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं वो अपार्टमेंट बनाते हैं, एक एक अपार्टमेंट सेल करते हैं 20-20, 30-30 लाख का, 50 लाख का। तो एक्चुअली में वो क्या है, वो एक मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट है। यानी जिस बंदे ने वो फ्लैट खरीदा है उस फ्लैट पे उसका पूरा हक है, उस फ्लैट के अंदर कोई नहीं आ सकता उसकी परमिशन के बिना। उस फ्लैट के अंदर वो क्या कर रहा है ये किसी को नहीं पता, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस फ्लैट में उस जैसे 50 बंदे और रह रहे हैं जिनके अपने अपने फ्लैट हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये फ्लैट मेरा है, ये बिल्डिंग मेरी है। वो उसको एक मालिक की तरह फील करते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने उस फ्लैट के लिए पैसे दिए हैं, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी बिल्डिंग उनकी हो गई, लेकिन क्योंकि वो एक मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट है जहां पे उस चीज पे जो रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं उस पे आपका हक है, उस पे सिक्योरिटी आपकी है। आप अगर अपने फ्लैट पे ताला लगा के चले गए हो तो कोई दूसरा बंदा उसके अंदर नहीं घुस सकता। तो ये एक मल्टी टेनेंसी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट होता है। तो क्लाउड में भी, क्लाउड जो है एक मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट है जहां पे एक होस्ट के ऊपर बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स बनी हुई होती हैं, और एक वर्चुअल मशीन किसी और कंपनी की हो सकती है, एक वर्चुअल मशीन आपकी कंपनी की हो सकती है, राइट। तो मल्टी टेनेंसी, a key common attribute of both private and public cloud, applies to all 3 services of the cloud. Consider an example of a cloud service provider offering a storage and backup solution in the cloud. Organizations that access these cloud resources are called tenants, and the fact that many such tenants access this common resource give rise to the concept of multi-tenancy. राइट। तो मैंने जैसे कि आपको समझाया कि आपको जो होस्ट के ऊपर वर्चुअल मशीन बनी हुई है वो एक आपकी है, एक दूसरे की है, एक तीसरे की है, और उस मशीन के जो रिसोर्सेज हैं, उस होस्ट के जो रिसोर्सेज हैं, वो आप सबके बीच में शेयर किए जा रहे हैं, राइट। अगर उस होस्ट की जो रैम है वो 64 GB है, तो हो सकता है उसमें से 8 GB उसने आपको दे रखी हो, 8 GB दूसरे को दी हो,
8 GB किसी और को दी हो और बाकी की जो रैम है वो बची हुई रखी हो, ताकि फ्यूचर में अगर कभी आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो आपको वो एलोकेट की जा सके, राइट। तो मल्टी टेनेंसी एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें आप को बहुत सारे जो यूजर्स हैं, जो वर्चुअल मशीन्स हैं, वो क्रिएट कर दी जाती हैं एक होस्ट के ऊपर और हर किसी को राइट्स दे दिए जाते हैं। और ये आपको याद रहे कि अगर एक होस्ट के ऊपर 2 वर्चुअल मशीन बनी हुई हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती, राइट। आपको ऐसा फील होगा कि सिर्फ आप ही इस होस्ट के ऊपर एग्जिस्ट करते हो, कोई और नहीं है। कहने का मतलब उस बिल्डिंग के अंदर, जो अभी मैंने आपको अपार्टमेंट वाला एग्जांपल दिया, उसमें जो बंदा अपने फ्लैट के अंदर है उसमें कोई नहीं आ सकता उसकी परमिशन के बिना। वो उस फ्लैट में कैसे रह रहा है, क्या कर रहा है, ये किसी को नहीं पता होगा। वो उसे ताला लगा के 4 दिन के लिए जाना चाहता है जा सकता है, 10 दिन के लिए जाना चाहता है जा सकता है। उसको पता है कि मेरा जो डेटा है, जो मेरे घर में सामान है, वो सेफ है, क्योंकि अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठता है जो पूछताछ करता है जाने से पहले। तो आपको पता है कि मैं सेफ हूँ, राइट। तो मल्टी टेनेंसी एनवायरनमेंट में, क्लाउड में आप उतना ही सेफ फील करेंगे जितना आप प्राइवेट क्लाउड में फील करते हैं, राइट। मल्टी टेनेंसी जनरली आपका जो होता है पब्लिक क्लाउड का एट्रीब्यूट है, प्राइवेट क्लाउड का नहीं है। प्राइवेट क्लाउड में तो आप ही की कंपनी के सारे डेटा पड़े होते हैं। तो ये जो हम अभी यहाँ पे चीजें पढ़ रहे हैं, हालांकि वर्चुअलाइजेशन प्राइवेट में भी होता है, पब्लिक में भी होता है, इसके बिना तो क्लाउड बन ही नहीं सकता। पर मल्टी टेनेंसी जो एक फीचर है, ये पब्लिक क्लाउड का फीचर है, प्राइवेट क्लाउड का फीचर नहीं है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है नेटवर्क एक्सेस। नो क्लाउड कैन एग्जिस्ट विदाउट अ नेटवर्क। तो ये आपको याद रखना है कि बिना इंटरनेट के आप अपने क्लाउड को एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। नेटवर्क फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, मूवमेंट ऑफ डेटा एंड इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स। द सर्विसेज टू बी ऑफर्ड ओवर द इंटरनेट और प्राइवेट नेटवर्क आर अलाउड बाय द नेटवर्क एक्सेस। तो सिंपल सी बात है कि जो क्लाउड पे जो भी चीजें पड़ी हैं, जो भी डेटा आपको मूव कराना है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी एक मूवी है 5 GB की, मैं उसे अपने क्लाउड पे स्टोर करना चाहता हूँ, तो वो भी इंटरनेट की हेल्प से ही होगा। अगर आपका इंटरनेट चला गया है तो आप क्लाउड को एक्सेस नहीं कर सकते, क्लाउड पे जो डेटा पड़ा है उसे एक्सेस नहीं कर सकते, क्लाउड पे अगर कुछ भेजना चाहते हो तो वो नहीं भेज सकते। तो क्लाउड के लिए नेटवर्क एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, हाई स्पीड इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। एक जो इम्पॉर्टेंट फीचर है क्लाउड का वो है स्केलेबिलिटी, यानी अगर आपकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं तो क्लाउड आपको ज़्यादा सर्वर प्रोवाइड कराएगा, ज़्यादा स्टोरेज प्रोवाइड कराएगा। सपोज आज आपको लगता है कि मेरे लिए 50 GB बहुत है स्टोरेज, लेकिन कल को आपको 50 GB कम पड़ जाती है तो आप क्लाउड पे उसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर यही एग्जांपल मैं रियल टाइम में लूँ तो पहले जो मोबाइल फ़ोन आते थे उनमें 1 GB इंटरनल मेमोरी होती थी, 2 GB इंटरनल मेमोरी होती थी। हमें लगता था यार बहुत है 2 GB, तो 2 GB तो कभी ख़त्म भी नहीं होगी। लेकिन आज 2 GB कोई इस्तेमाल नहीं करता, मैक्सिमम आप 32, 64, 128 GB मिनिमम जनरली आप इस्तेमाल करते हैं। और आने वाले टाइम में वो 64 GB भी आपको कम फील होने लगेगी, 128 GB भी कम फील होने लगेगी। लेकिन ऐसे में सॉल्यूशन क्या है? क्या आप अपने मोबाइल की 64 GB मेमोरी को 128 कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप, वो बात अलग है कि आप उसमें मेमोरी कार्ड अलग से लगा लोगे, बट जो इंटरनल मेमोरी है आपके मोबाइल फ़ोन की वो 64 ही रहेगी अगर 64 आई है, वो 32 GB ही रहेगी अगर 32 GB आई है। आप अलग से मेमोरी कार्ड लगा रहे हो 64 GB का, वो एक अलग बात है, बट आप मोबाइल की इंटरनल मेमोरी नहीं बढ़ा सकते। बट क्लाउड में अगर आपका मोबाइल फोन क्लाउड के थ्रू चल रहा है तो आप 64 से 128 GB भी कर सकते हो, 128 से 250 GB भी कर सकते हो, और 256 से आप 512 GB भी कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट। तो ये एक क्लाउड का बेनिफिट है। हालांकि मार्केट में ऐसे मोबाइल आ गए हैं जो क्लाउड से चलते हैं, जिनकी स्टोरेज क्लाउड से मेंटेन होती है, जो सीधा क्लाउड के थ्रू ही सारे काम करता है। तो उसमें बेनिफिट यही है कि उसकी खुद की कोई इंटरनल स्टोरेज नहीं है, आपको जितनी चाहिए आप उतनी लीजिए, और महीने का 2, 10, 20 रुपये, 50 रुपये का उसका रेंट होता है जो आपको उसके लिए देना पड़ता है, राइट। उसके बाद है मीटरिंग एंड चार्ज बैक। ये क्लाउड का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप जितनी देर क्लाउड इस्तेमाल करेंगे आपको सिर्फ उतना पैसा देना है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके घर में आ रही इलेक्ट्रिसिटी। आप जितनी बिजली खपत करते हो, जितनी बिजली आप इस्तेमाल करते हो, आप अपने घर में एसी चला रहे हो तो आपका बिल ज़्यादा आएगा। अगर आप कुछ भी नहीं चला रहे हो, आप एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए घर से बाहर गए हुए हो, तो आपका बिल बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना इस्तेमाल कर रहे हो। क्लाउड में भी ऐसा ही होगा, आप क्लाउड के जितने रिसोर्सेज को जितनी देर के लिए इस्तेमाल करोगे आपका उतना ही बिल आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो एक बार इसे पढ़ लेते हैं।
Metering or chargeback in the cloud ecosystem is the type of payment structure through which user can gain unlimited access to all computing resources and yet pay for only their actual usage. यानी उन्हें सिर्फ उसी चीज के लिए पे करना है जो उन्होंने जितनी देर इस्तेमाल किया है और जिस चीज को लिए इस्तेमाल किया है। स्टोरेज की चार्जेस अलग होंगे, सर्वर के चार्जेस अलग होंगे, राइट। तो हर चीज के चार्जेस डिफाइन है, आपको पहले से बताया जाएगा कि इसका ये चार्ज लगेगा, इसका ये चार्ज लगेगा। आप वो सर्विस लेना चाहते हो तो लीजिए, नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए। दिस अलाउ द कटिंग डाउन ऑफ एक्सेस कॉस्ट दैट आर यूजुअली टर्म एज IT ओवरहेड कॉस्ट। क्लाउड पे जाने से पहले जनरली क्या होता था, हजारों तरीके के खर्चे होते थे। अगर आप एक सर्वर आपने अपनी कंपनी में लगाया हुआ है तो 24 घंटे उस सर्वर को चलाना पड़ता था, जिसके लिए बिजली खर्च होती थी। एसी लगाने पड़ते थे सर्वर के लिए तो एसी का खर्चा आता था। एम्प्लॉय रखना पड़ता था जो सुबह शाम सर्वर की देखरेख करेगी, सर्वर में कोई खराबी आ जाए तो उसे सही करे, तो उसका खर्चा आता था। लेकिन क्लाउड पे जाने से ये सारे खर्चे खत्म हो गए। ना तो आपको एसी लगाने की जरूरत है, ना आपको बंदा रखने की जरूरत है, ना आपको बिजली का खर्चे की जरूरत है। आपको तो बस उतना पे करना है जितनी देर आपने उस सर्वर को इस्तेमाल किया है। तो क्लाउड से आपके खर्चे लगभग 90% कम हो गए हैं, राइट। तो अगर किसी चीज के लिए पहले आपके 100 रुपए का खर्चा आता था तो क्लाउड पे इस्तेमाल करने पे उसका खर्चा 10 रुपए रह जाता है, राइट। इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग स्टैक की अगर हम बात करें या लेयर्स की हम बात करें तो लोअर लेवल जो लेयर होती है वो होती है नेटवर्क लेयर। उसके ऊपर इंफ्रा हमारा आ जाता है जिसमें फिजिकल रिसोर्सेज हैं। उन फिजिकल रिसोर्सेज के ऊपर हम वर्चुअल हार्डवेयर क्रिएट करते हैं, सर्वर्स क्रिएट करते हैं। उसके ऊपर प्लेटफॉर्म आ जाता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर एप्लीकेशंस आ जाती हैं और उन एप्लीकेशंस को हमारे क्लाइंट जो है एक्सेस करते हैं। तो ये एक स्टैक है या लेयर्स हैं, राइट। इनको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बट आपको मालूम होना चाहिए। लोअर लेवल पे नेटवर्क होता है, टॉप लेवल पे मेरा क्लाइंट होता है। तो ये जो जाएगा ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी बॉटम टू टॉप जाएगा। तो बॉटम लेयर जो होती है वो नेटवर्क होती है, टॉप लेयर क्लाइंट की होती है। क्लाइंट से नीचे एप्लीकेशंस होती है जिसे क्लाइंट एक्सेस कर रहा होता है। एप्लीकेशन जो रन करती है वो प्लेटफॉर्म पे रन करती है। वो जावा प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो विंडोज प्लेटफॉर्म हो सकता है, और वो प्लेटफॉर्म जो है वो वर्चुअल मशीन पे रन करता है। यानी वर्चुअल मशीन जो है मेरी, वो मेरे इंफ्रा का पार्ट है, राइट। तो ये मेरे क्लाउड स्टैक है जो आपको समझ आ गया होगा, आई होप। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये मेरे क्या है, ये सर्विस मॉडल है क्लाउड के। ये हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किए हैं, राइट। एक बार दोबारा से थोड़ा डिटेल में हम इसे कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मेरे सर्विस मॉडल का पहला मॉडल है। 3 मॉडल होते हैं, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, दूसरा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तीसरा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सबसे पहले हमने इंफ्रा एज अ सर्विस पढ़ना है, तो आइए हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को देख लें। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस फॉर्म्स द बेस ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग स्टैक। द सर्विस ऑफर्स द एबिलिटी to provision server, storage, networking and other basic computing infrastructure resources through the internet and as required. Since the IaaS cloud delivery model eliminates the need to invest in hardware, it is a perfect solution for startups and for organizations that deal with extreme spike and trough in usage. मतलब क्या है, मतलब ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग स्टैक के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस लोअर लेवल पे आता है। यानी ये जो आपने देखा था यहाँ पे कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ये नीचे की लेयर पे आता है, राइट, जिसमें आप इंफ्रा प्रोवाइड कराते हो। इंफ्रा के अंदर आपके सर्वर्स आ जाते हैं। वो विंडो सर्वर हो सकता है, लिनक्स सर्वर हो सकता है, उबुंटू सर्वर हो सकता है, रेड हैट सर्वर हो सकता है। स्टोरेज, तरह तरह की स्टोरेज आपको मिलेगी। सॉलिड स्टेट ड्राइव आपको मिलेगी, HDD आपको मिलेगी, मैग्नेटिक डिस्क आपको मिलेगी। नेटवर्किंग डिवाइसेस आपको क्लाउड में प्रोवाइड किए जाते हैं, राउटर, स्विचेस, गेटवे, फायरवॉल, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अगर ये सारी चीजों का बेनिफिट ये है कि अब आपको पहले जो सर्वर खरीदने पड़ते थे, जो हार्डवेयर आपको खरीदने पड़ते थे, अब आपको कुछ नहीं खरीदना। उन हार्डवेयर को रखने के लिए जो जगह की जरूरत आपको पड़ती थी, अब आपको उसकी भी जरूरत नहीं है। यानी क्लाउड का सबसे अच्छा जो बेनिफिट हो रहा है वो स्टार्टअप्स को हो रहा है जिनके पास बजट कम है, पैसा कम है, लेकिन वो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। आज की डेट में क्लाउड से वो सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, बिकॉज क्लाउड में उन्हें सिर्फ थोड़े से पैसे से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर ओयो है, ओला है, ओला कैब की जो सर्विस आई है, जोमेटो की जो सर्विस आई है, जो आपकी और छोटी छोटी सर्विसेज हैं, जैसे कि आपकी जो ग्रॉसरी सर्विसेज आई हैं, बिग बास्केट है। इस तरह की सर्विस जो है ये छोटे छोटे स्टार्टअप्स थे जिन्होंने पहले, जिनके पास बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं थी लेकिन वो अपना बिजनेस करना चाहते थे, तो उन्होंने क्लाउड पे अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करवाया, क्लाउड पे रन करवाया, और वो 10, 20, 50 हज़ार में उनकी एप्लीकेशन रेडी हो गई। और जब वो धीरे धीरे पॉपुलर हुई तो उन्होंने उस पर ज़्यादा काम करना शुरू किया। तो स्टार्टअप्स के लिए क्लाउड बहुत अच्छा है, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये एक्सट्रीम स्पाइक एंड ट्रफ्स को भी
हैंडल कर लेता है। यानी अगर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है तो भी ये हैंडल कर लेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, ये आपके लिए ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा सर्वर क्रिएट कर देगा। और अगर आपके लॉसेज हो रहे हैं, कम कस्टमर विजिट कर रहे हैं, तो उन सर्वर्स को रिड्यूस भी कर देगा और सिर्फ उस लेवल तक ले जाएगा जहां जितनी आपको ज़रूरत है। अगर आपको 4 सर्वर आपने बना रखे हैं लेकिन इस्तेमाल सिर्फ एक ही हो रहा है, ज़्यादा यूज़र है ही नहीं, तो अपने आप वो बाकी 3 को शट डाउन कर देगा और उसका रेंट आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये क्लाउड का एक बेनिफिट है, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आप ले सकते हैं क्लाउड से। जो क्लाउड से लेने के लिए, इंफ्रा एज अ सर्विस देने के लिए जो टॉप प्लेयर है मार्केट में वो है AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। इसके बाद आती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये बेस्ट है उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डेवलपमेंट में काम करते हैं, जो नई नई एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। PaaS is the best fit for organizations that are committed to the delivery of web and mobile application within a stipulated time and budget। तो ये वही बात है कि जो कंपनियां मोबाइल एप्लीकेशंस बनाती हैं, नए नए सॉफ्टवेयर क्रिएट करती हैं, उनके लिए ये एक बेस्ट सर्विस है। उन्हें इसके लिए अलग से कोई हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सारे प्लेटफॉर्म, जावा प्लेटफॉर्म, विंडोज़ प्लेटफॉर्म, उबुंटू प्लेटफॉर्म, लिनक्स प्लेटफॉर्म, रेड हैट प्लेटफॉर्म उन्हें मिल जाता है क्लाउड से बहुत ही कम कीमत पे, राइट। A PaaS provider offer the toolkit to build an application and the virtual machine to run it. Application developer can design the functionalities as well as the interface based on their particular needs. Right? आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, आपको एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म क्लाउड पे मिल जाएगा। आप सीधा वहां जाइए, अपनी एप्लीकेशन का कोड रन करिए, एप्लीकेशन को बनाइए, उसे आप पब्लिक कर दीजिए और फिर उसे गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड कर दीजिए, तो वो एप्लीकेशन पूरी दुनिया देख सकती है। विद इन 20 to 50,000 आप उसे बड़ा इजीली गूगल प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही कम खर्चे में आपकी एप्लीकेशन दुनिया भर में रन हो जाएगी। जितने ज़्यादा डाउनलोड्स होंगे, जितने ज़्यादा लोग उसे रन करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आप उसके बेस पे पैसा कमाएंगे और फिर आप उसको ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है इंफ्रा के ऊपर, यानी इंफ्रा सबसे नीचे की लेयर होती है, उसके ऊपर की लेयर पे प्लेटफॉर्म आता है, राइट। प्लेटफॉर्म होता है जो आपके एप्लीकेशंस को रन कराने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि जावा एप्लीकेशंस के लिए जावा प्लेटफॉर्म ज़रूरी है, डेटाबेस रन कराने के लिए MySQL प्लेटफॉर्म ज़रूरी है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म ज़रूरी है। तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स जो आपको मिलते हैं वो क्लाउड पे मिल जाते हैं। जो तीसरा है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसका जो सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है वो है सेल्सफोर्स, जो आपको सारे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड कराता है, यानी सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, या फिर ERP, एम्प्लॉय रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। ERP, CRM, इस तरह के सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे रन किए जाते हैं और डिप्लॉय किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सीधा CRM को क्लाउड से ले सकती हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन IBM, ओरेकल, ये अपने CRM प्रोवाइड कराते हैं। कंपनीज उनका CRM इस्तेमाल करती हैं, तो कंपनी को हेडेक नहीं रहती अपने कस्टमर्स के डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, अलग से सर्वर रखने की कोई हेडेक नहीं होती। तो ये कंपनी अपने आप उन्हें हैंडल करती हैं। तो SaaS सर्विसेज होती हैं जो कंपनियां ऑलरेडी रेडी, जो बिल्कुल एकदम, आप ये समझिए कि आजकल जो खाना आता है, जो पैकेट में पैक आता है, आप सिर्फ गर्म करिए और खाइए, ये कुछ ऐसा है। सब कुछ आपको रेडीमेड मिलेगा। आप कंपनी आपको ये सर्विस दे रही है, आप CRM चाहते हो, कंपनी बना बनाया CRM देगी, आप पहले दिन से ही उसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो, राइट। कंपनी आपको ERP प्रोवाइड कराएगी, आप पहले दिन से ही उसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो। बाकी चीज़ें जो हैं वो आप जो है उसकी हेडेक जो है वो कंपनी देखेगी जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करा रही है। और इसके लिए आपको पहले से कोई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। नो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, यानी पहले से कोई लागत नहीं लगानी पड़ेगी कि आपको एक जगह लेनी है, सर्वर लगाने हैं, बड़ा सा डेटा सेंटर बनाना है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उस सॉफ्टवेयर का पैसा देना पड़ेगा जिस सर्विस आप ले रहे हो, राइट। तो इसके लिए सेल्सफोर्स एक कंपनी है जो काफ़ी, जिसके सॉफ्टवेयर बिकते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के में वो काम करती है, राइट। उसके बाद सर्विसेज के बाद अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, इस पर आप जरूर फोकस करिएगा और इसे याद रखिएगा, राइट। तो कंपैरिजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये कुछ लेयर्स हैं, नेटवर्क लेयर, स्टोरेज लेयर, सर्वर हार्डवेयर, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, डेटाबेस, सिक्योरिटी, रन टाइम एप्लीकेशन। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ले रहे हैं क्लाउड से, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो ग्रे पोर्शन है ये आपने क्लाउड से लिया हुआ है, और जो ब्लू पोर्शन है ये आप खुद मैनेज कर रहे हो। यहाँ लिखा भी हुआ है यू मैनेज, एंड दिस इज मैनेज बाय वेंडर, यानी कि एज्योर या AWS इसको मैनेज करेगा अगर आपने AWS से इंफ्रा एज ए सर्विस को लिया है।
तो नेटवर्किंग से लेके सर्वर तक का जो पार्ट है, यानी नीचे से ये जो हार्डवेयर वाला पार्ट है, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, ये जो हार्डवेयर वाली चीज़ें हैं ये क्लाउड मैनेज करेगा। उसके ऊपर प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, वो सब आपको खुद संभालनी है, खुद उनकी आपको मैनेज करना है। यानी हार्डवेयर आपको मिल जाएगा उस सर्वर पे, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम खुद इंस्टॉल करना है, उस पर अपनी एप्लीकेशन खुद रन करानी है, राइट। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का लेयरिंग मॉडल है, जिसमें ये ग्रे पोर्शन जो है ये क्लाउड मैनेज करेगा, बाकी ब्लू पोर्शन जो है वो आपको खुद मैनेज करना है। ऐसी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में नेटवर्किंग से लेकर रन टाइम तक, यानी इंफ्रा एज अ सर्विस इसमें बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड है, वो कौन मैनेज करेगा? क्लाउड मैनेज करेगा, मैनेज बाय वेंडर। वो AWS हो सकता है, वो एज्योर हो सकता है, वो गूगल क्लाउड हो सकता है। वो आपका इंफ्रा एज वेल एज प्लेटफॉर्म दोनों चीज़ें मैनेज करेगा। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एप्लीकेशन आपने खुद रन करानी है और खुद मैनेज करनी है। तो इस तरह का मॉडल जो होगा वो होगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तीसरा जो है, देखिए सारी की सारी ग्रे है, यानी सब कुछ क्लाउड मैनेज कर रहा है। यानी सेल्स फोर्स जो इसका प्लेयर है सबसे बड़ा, वो इन तीनों चीज़ों को मैनेज करके आपको पका पकाया एप्लीकेशन देगा। आपको अपने नाम से, आपने उसको बोला कि भाई मेरी एक कंपनी है टेक्निकल गुफ्तगू, आप इस नाम से एक एप्लीकेशन बना दीजिए, वो आपको बना के दे देगा। ऑब्वियसली वो एप्लीकेशन किसी हार्डवेयर पे रन कर रही होगी, किसी प्लेटफॉर्म पे रन कर रही होगी, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ पे रन कर रही है, किस हार्डवेयर पे, किस प्लेटफॉर्म पे रन कर रही है, क्योंकि सब कुछ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में सब कुछ क्लाउड वेंडर आपका मैनेज करता है। तो ये कंपैरिजन भी आपको समझ आ गया कि किस लेयर तक मेरे को सर्विस इंफ्रा में खुद मिलती है और खुद मैनेज करनी होती है, प्लेटफॉर्म में क्लाउड कितनी चीज़ें मैनेज करता है और मुझे क्या मैनेज करना है, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में मुझे कुछ भी मैनेज नहीं करना है, सब कुछ कंपनी मैनेज करती है। तो ये कंपैरिजन भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ये जो थ्योरी है लिखी है ये आप पढ़ सकते हैं। द क्लाउड हैज़ बिकम अ यूनिवर्सल बज वर्ड एंड ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर लुकिंग एट deriving the benefits of the cloud. The first step toward migrating to the cloud is to understand the three service delivery model, their capabilities and limitation. तो ये आपको मैंने समझा दिया है क्या इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या लिमिटेशन है, क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। इसके बाद ऑब्स्टेकल्स, क्या क्या मुसीबतें क्लाउड पे मुझे आ सकती हैं वो मैं देखता हूँ, राइट। तो ऑब्स्टेकल में जो सबसे बड़ा इशू होता है वो होता है सिक्योरिटी का। बिकॉज पब्लिक क्लाउड में आपको नहीं पता, आपके साथ साथ, क्योंकि पब्लिक क्लाउड मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट है, मैंने आपको बताया है, वहाँ आपके साथ साथ और यूजर्स भी होते हैं। वो बात अलग है कि उनका अलग जगह पे वो काम कर रहे होते हैं, आपका एक अलग एनवायरनमेंट होता है, आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बट फिर भी सिक्योरिटी हमेशा एक इशू होता है। वाई? बिकॉज मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मेरा डेटा यूएस में सेव है, तो मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि मेरा डेटा जो यूएस के अंदर सेव है वो 100% सिक्योर होगा, क्योंकि डेटा मेरे पास है ही नहीं। तो मैं ये गारंटी भी नहीं दे सकता, मैं 100% इस भरोसे के साथ नहीं कह सकता कि अमेजन के डेटा सेंटर में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। हो सकता है वहाँ का एम्प्लॉय कुछ गड़बड़ कर दे, हो सकता है वहाँ का एम्प्लॉय जानबूझ के ऐसा करे, आपके डेटा से छेड़खानी करे, तो पॉसिबिलिटी तो रहती है, राइट। तो सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल क्लाउड में है, जो सबसे बड़ा सबके मन में डाउट रहता है, वो सिक्योरिटी को लेके रहता है। हालांकि क्लाउड इस बात की गारंटी देता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AWS की, भाई आपका डेटा आपके घर से भी ज़्यादा सुरक्षित मेरे यहाँ है। ये कुछ ऐसा है कि आपका पैसा आपके घर पे रखा है, आप बोलते हो भाई मेरे घर पे है तो मेरा पैसा कोई कैसे ले सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सिक्योर आपका पैसा बैंक में होता है। आप भी जानते हो बैंक में अगर आपका पैसा पड़ा है तो आपको पता है वहाँ से चोरी हो ही नहीं सकता, चोरी होगा तब भी बैंक को मुझे देना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा ही है कि आपने क्लाउड पे अपना डेटा डाला हुआ है तो आपका डेटा आपके घर से भी ज़्यादा सेफ होता है क्लाउड के ऊपर। वो बात अलग है कि कहीं ना कहीं डाउट आपके मन में हमेशा रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, राइट। दूसरा जो ऑब्स्टेकल है वो है रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस मेजर्स। देखिए इससे मतलब क्या है, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस मेजर अभी हिंदुस्तान के अंदर, जैसे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अगर गूगल ने गूगल पे सर्विस इंडिया में चलानी है, पेमेंट गेटवे इंडिया में चलाना है, तो उसे इंडिया के यूजर्स का डेटा, उनके आधार कार्ड का डेटा इंडिया में ही सेव करके रखना पड़ेगा। ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों कहा? क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती सिक्योरिटी लेवल पे। अगर हिंदुस्तान के कस्टमर्स का डेटा इंडिया से बाहर जाके सेव होता है तो कहीं ना कहीं खतरा रहेगा, हो सकता है वो कंपनी कल को अपने फायदे के लिए कस्टमर का डेटा किसी और के साथ शेयर कर दे। तो रेगुलेटरी एंड कंप्लायंट मेजर बड़ी ज़रूरी हैं। कुछ कंट्रीज होती हैं जैसे चाइना है, वो कहती है कि नहीं, अगर आपको मेरा क्लाउड इस्तेमाल करना है तो आपको डेटा क्लाउड जो है वो चाइना के ही डेटा सेंटर में सेव करना पड़ेगा और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो हर कंट्री के, कंपनी के लोकेशन वाइज अलग अलग होते हैं, तो आपको उनके भी ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके बारे में क्या लिखा है मैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ।
Data in the cloud may be stored in a different location for better performance and to avoid localized outage. In such case, apart from the industry specific regulation, location specific compliance measure must also be met. तो आपको वहां के जो कंप्लायंस रूल रेगुलेशन है वो मालूम होने चाहिए. सपोज आपने अपना डेटा अमेरिका भेज तो दिया, आपने अपना डेटा स्टोर तो कर दिया, पर आपको अमेरिका के रूल रेगुलेशन नहीं मालूम. कल को आप कहते हो कि भाई मेरे को अमेरिका में नहीं रखना, मेरे से गलती हो गई, आप मेरा डेटा वापस करके इंडिया में स्टोर करो. वो कहते हैं नहीं, अगर एक हमारे रूल है, हमारे रूल के अकॉर्डिंग अगर एक बार डेटा अमेरिका में सेव हो गया तो वो अमेरिका से बाहर नहीं जा सकता, तो आप फंस गए. तो इस तरह की चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, रूल रेगुलेशंस क्लाउड प्रोवाइडर के मालूम होने चाहिए. एक जो बड़ा ही आप कह सकते हैं मेजर ऑब्स्टेकल है क्लाउड में, वो है वेंडर लॉक इन. वेंडर लॉक इन का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपना सारा डेटा माइग्रेट करके माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे ट्रांसफर कर दिया और फ्यूचर में आप कहते हो यार मुझे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर महंगा पड़ रहा है, मैं अमेजन पे जाना चाहता हूं, तो होता क्या है, आप इतना इजीली माइग्रेट नहीं कर सकते. बिकॉज क्लाउड में कुछ ऑब्स्टेकल्स होते हैं कि एज्योर, अगर आपका डेटा एज्योर पे है तो एज्योर से AWS में माइग्रेट करने में थोड़े से इशू आते हैं, AWS से एज्योर पे माइग्रेट करने में इशू आते हैं. तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या जो सर्विस मैं एज्योर से ले रहा हूँ, क्या वो सर्विस मुझे AWS पे अवेलेबल है या नहीं है. अगर है तो क्या ये सर्विस फ्यूचर में एज्योर से AWS पे माइग्रेट की जा सकती है या नहीं की जा सकती. क्या कोई ऐसा लॉ तो नहीं फंस रहा है कि नहीं, एक बार आपने एज्योर पे अगर डेटाबेस रन करा दिया और आपका डेटाबेस स्टोर है, आप एज्योर से ले रहे हो तो वो माइग्रेट नहीं करेंगे. अगर आप माइग्रेट करना चाहते हो तो आपका एक ही सॉल्यूशन है, पहले उस डेटा को आप अपने किसी हार्ड डिस्क में स्टोर करो और फिर AWS पे अपलोड करो. डायरेक्ट आप एज्योर से AWS पे माइग्रेट नहीं कर सकते. तो इस तरह की अगर चीजें हैं तो वो आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, क्योंकि क्लाउड में वेंडर लॉक इन एक सबसे बड़ा इशू है कि अगर मैं अभी एज्योर के साथ चला गया तो फ्यूचर में AWS पे जाने में मुझे दिक्कतें आती हैं. ये एट प्रेजेंट एक प्रॉब्लम है. तो आपको बड़े सोच समझ के क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना है कि आप एज्योर के साथ जाना चाहते हैं, AWS के साथ जाना चाहते हैं या फिर गूगल के साथ जाना चाहते हैं. ये आपको बड़े सोच समझ के डिसाइड करना है. ए रोबस्ट SLA मस्ट बी एस्टैब्लिश. SLA होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जिसके तहत कंपनी आपको ये गारंटी देती है कि भाई आपका सर्वर जो है वो 99% अप रहेगा साल के अंदर या 99.99% अप रहेगा एक साल के अंदर. इस तरह की चीजें आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कराता है ताकि जो आपकी डिपेंडेंस है मस्ट बी स्टैब्लिश टू अवॉइड टू मच डिपेंडेंस ऑन द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. तो SLA मिल जाने से आपको परेशानी नहीं होती. बिकॉज अगर आपको SLA अच्छा मिला हुआ है, कंपनी कहती है कि आपको पूरे साल में सिर्फ 5 मिनट का डाउन टाइम मिलेगा मेरी तरफ से, तो ऑब्वियसली कंपनी कहीं ना कहीं आपको ये गारंटी दे रही है कि भाई अगर 5 मिनट से ज्यादा डाउन होगा तो मैं आपका लॉस उठाऊंगा, आपको कंपनसेट करूंगा, आपको उस चीज का हर्जाना दूंगा. राइट. तो वेंडर लॉक इन के लिए ये जरूरी है कि SLA आप कंपनी आपको प्रोवाइड करा रही हो, आपने सर्विस लेवल एग्रीमेंट अच्छे से पढ़ा हुआ हो और ये आपको पता हो कि क्या क्या रूल रेगुलेशन है, कितना सर्वर मेरा देर डाउन रहेगा तो कंपनी को मुझे पे करना पड़ेगा, कंपनी मुझे कंपनसेशन देगी. राइट. तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट डिफरेंट होते हैं, ये हम फ्यूचर में भी डिटेल में पढ़ेंगे. राइट. तो वेंडर लॉक इन का मतलब है एक बार आप जिस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ जुड़ गए, आप फिर उसके साथ जुड़ गए, आप बदल नहीं सकते. राइट. तो ये एक प्रॉब्लम क्लाउड के साथ है. इसके बाद ऑब्स्टेकल्स में अगला है लैक ऑफ परफॉर्मेंस एंड अपटाइम. देखिए परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी आपके इंटरनेट पे. अगर आपका इंटरनेट अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली क्लाउड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा. आपको आपके जो आउटपुट हैं वो धीरे मिलेंगे, आपने जो डेटा एक्सेस किया है वो धीरे धीरे रिसीव होगा. तो ये थोड़ी सी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आती है. जहां तक अप टाइम की बात है तो मैक्सिमम अप टाइम ये प्रोवाइड कराते हैं आपको, बट गारंटी आप अश्योर नहीं कर सकते. विल योर एप्लीकेशन परफॉर्म बेटर इन द क्लाउड? Is your cloud service provider promising the maximum uptime? These issues must be addressed before moving to the cloud. तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए. हो सकता है आपकी कंपनी में अभी जो सर्वर लगा हुआ है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, आपको फील ही नहीं हो रही क्लाउड पे जाने की जरूरत, तो आप ना जाएं. राइट. अगर आपके पास सर्वर ऑलरेडी है और क्लाउड पे जाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं आपको फील हो रही तो आप मत जाओ. तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप किस केस में जाएंगे? अगर आपको ये लगता है कि क्लाउड पे ये काम ज्यादा बेहतर हो सकता है, ज्यादा फास्ट हो सकता है, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, तब ही आप क्लाउड पे माइग्रेट करें. राइट. उसके अलावा अप टाइम की जो बात है, आपने देखना पड़ेगा कि मैं जिस क्लाउड पे जा रहा हूं इसका बाकी कस्टमर के साथ कैसा जो है परफॉर्मेंस है, बाकी कस्टमर को ये कितना अप टाइम प्रोवाइड कराता है, बाकी कस्टमर क्या सेटिस्फाई हैं इस सर्विस से, इस कंपनी से. अगर हैं, सारी रिसर्च कर ली है आपने, तभी आप वहां पे
अपने डेटा को मूव करें, राइट। नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड बैंडविड्थ, क्लाउड कंप्यूटिंग exerts additional pressure on the internet used by the organization and bandwidth requirement must be evaluated based on the service used। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लाउड हाई इंटरनेट स्पीड पे ही अच्छा चलेगा, तो ये एक अगेन रिक्वायरमेंट है, आपकी मजबूरी है कि आपको कंपनी के लिए एक बढ़िया हाई स्पीड बैंडविड्थ या लीज लाइन लेनी पड़ेगी, तभी आप क्लाउड को प्रॉपरली एक्सेस कर पाओगे। अगर आपकी कंपनी में ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो ऑब्वियसली आपको बैंडविड्थ भी ज़्यादा चाहिए, राइट। तो ये एक इशू है क्लाउड के साथ, एक ऑब्स्टेकल है कि मुझे हाई स्पीड चाहिए, हाई बैंडविड्थ चाहिए। डिपेंडेंसी ऑन आउटसाइड एजेंसी, ये क्लाउड का एक ऑब्वियसली एक ऑब्स्टेकल है कि आप हर चीज़ के लिए एक थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको अगर स्टोरेज चाहिए तो वो अमेजन आपको देगा, आपको सर्वर चाहिए अमेजन से आपको लेना है, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ के लिए आप आउटसाइड एजेंसी पे डिपेंडेंट हो, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में एक डाउट रखता है कि कल को अगर इन लोगों ने कुछ गड़बड़ की तो मेरी सारी चीज़ें नुकसान हो सकती हैं, कल को इनके किसी बंदे ने डेटा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो मेरी कंपनी का बिजनेस ठप हो सकता है, राइट। तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। क्लाउड पे होने का मतलब है सारी चीज़ों के लिए आप क्लाउड वेंडर पे डिपेंडेंट है, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है, हालांकि ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है, क्लाउड पे आपका डेटा उतना ही सिक्योर है जितना आपका पैसा बैंक में सिक्योर होता है, राइट। नॉलेज एंड इंटीग्रेशन, cloud migration process must be done through a well-structured procedure which will be explained in detail in the upcoming chapters. With cloud computing, the IT department must be prepared to embrace the changes in their roles and responsibility। देखिए, क्लाउड पे जाने से पहले आपके एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है कि क्लाउड पे जाते कैसे हैं, माइग्रेट करने के फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, ये चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी हैं। अगर ये चीज़ें पता हैं तभी आप क्लाउड पे माइग्रेट करें, अगर नहीं पता है तो पहले अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग करवाएं, उस जिस क्लाउड पे आप जाने वाले हैं उसकी, उनको सारे फ़ायदे नुकसान पता करवाएं। एक बार उनको उन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाए तब उनसे उनके आउटपुट लें कि क्या अब आपको लगता है हमें इस कंपनी के क्लाउड पे जाना चाहिए। अगर वो कहते हैं हाँ हमें काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे, हमें समझ आ गए हैं, तब आप क्लाउड पे माइग्रेट करें, प्रॉपर नॉलेज के साथ माइग्रेट करें। आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आने पे क्या करना है, ये प्रॉब्लम आने पे क्या करना है, आपको डिजास्टर रिकवरी के बारे में भी पता होना चाहिए, राइट। तो क्लाउड की सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद वल्नरेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। क्लाउड वल्नरेबिलिटीज क्या है? वल्नरेबिलिटीज का मतलब होता है क्लाउड के लूप होल्स, कमजोरियां, डिफाइन एज ए वीकनेस। देखिए लिखा हुआ है, क्लाउड वल्नरेबिलिटी आर डिफाइंड एज ए वीकनेस इन एनी पार्ट ऑफ द क्लाउड एनवायरनमेंट। यानी वो कमजोरियां जहां से हैकर आ सकता है, हैकर मेरे डाटा को हैक कर सकता है या मेरे सर्वर को डाउन कर सकता है, उस तरह की कमियां क्या क्या है, तो वो हमें देखनी पड़ेगी। तो क्लाउड वल्नरेबिलिटीज में जो पहला वल्नरेबिलिटी है वो है सेशन राइडिंग, राइट। इसका क्या मतलब होता है? व्हेन अटैकर यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कुकीज टू परफॉर्म डेटा थेफ्ट और एनी सिमिलर साइबर क्राइम, इट इज रेफर्ड टू एज ए सेशन राइडिंग, tricking users into sending authenticated requests to fake visits, another form of this vulnerabilities। मतलब क्या है इसका? वेबसाइट, सॉरी ये वेबसाइट है, टू फेक वेबसाइट, अनदर फॉर्म ऑफ दिस वल्नरेबिलिटीज। तो इसका मतलब यह है, सेशन राइडिंग का मतलब कि सपोज आप फ्लिपकार्ट चला रहे हो, आपने फ्लिपकार्ट www.flipkart.com ओपन किया, उसके बाद वो आपसे कहता है लॉगिन पासवर्ड एंटर करिए, लेकिन वो जो पेज लॉगिन पासवर्ड का आया वो एक वायरस के थ्रू किसी हैकर ने एक पेज, बिल्कुल वैसा पेज आपको नजर आ रहा है जैसा फ्लिपकार्ट का होता है, और वो आपसे कहता है लॉगिन पासवर्ड एंटर करिए। आपने एंटर किया लेकिन वो एंटर नहीं हुआ। अब आप कहते हो यार ये एंटर क्यों नहीं हो रहा है, वो गलत पासवर्ड बता रहा है। आपने दोबारा एंटर किया, अब की बार आपका असली फ्लिपकार्ट का पेज ओपन होगा। अब जब आप एंटर करोगे तो आप लॉगिन हो जाओगे। इसका मतलब आप दो जगह लॉगिन हो गए। एक बार जो हैकर ने पेज दिखाया था आपने उस पर लॉगिन किया, एक बार आपने दोबारा जब आपने किया तो आपने असली वेबसाइट पे लॉगिन किया। अब ऐसा करने से हुआ क्या कि हैकर को आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड मालूम चल गया। आपके लॉग आउट करने के बाद वो दोबारा लॉगिन करेगा आपके आईडी पासवर्ड की हेल्प से, और अब वो सारी चीजें कर सकता है जो आप कर रहे थे, राइट। तो ये एक सेशन राइडिंग का तरीका है कि आपके सेशन को वो पहले स्पूफ करता है, आपकी जानकारी जुटाता है, आपका आईडी पासवर्ड जुटाता है, और उसके बाद वो सारे काम कर सकता है, साइबर क्राइम कर सकता है, या फिर कुकीज की हेल्प से आपकी जो प्रीवियस कुकीज की इंफॉर्मेशन है कि आपने, कई बार लैपटॉप में ये फीचर होता है कि क्या जैसे ही आपने किसी ईमेल आईडी पे लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर किया तो वो आपसे पूछेगा क्या आप इसे फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं आईडी पासवर्ड को, आपने यस कर दिया तो अब वो आपके कुकी में सेव हो गया, और वो कुकी आपके किसी हैकर को मिल गई।
उसने एक कोई एप्लीकेशन के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू आपकी कुकीज को डाउनलोड कर लिया और उस कुकीज में आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक आईडी, पासवर्ड, तो उनसे भी वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद जो दूसरा एक अटैक हो सकता है वो वर्चुअल मशीन एस्केप के थ्रू हो सकता है। इसका क्या मतलब है? एनी वर्नरेबिलिटी, यार मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता, ये वल्नरेबिलिटी, राइट? थोड़ा सा अंग्रेजी जो है ये हमारी जुबान नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी मुश्किल आती है कभी कभी। एनी वल्नरेबिलिटी इन दी हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर क्या होता है? हाइपरवाइजर एक सॉफ्टवेयर कह सकते हो या फर्मवेयर कह सकते हो जिसकी हेल्प से वर्चुअलाइजेशन इनेबल होता है। वर्चुअलाइजेशन होता ही हाइपरवाइजर की हेल्प से है, राइट? तो जो भी आपकी मशीन है उसको वर्चुअल मशीन बनानी है, उसके ऊपर अगर आपने, तो हाइपरवाइजर आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि लैपटॉप के ऊपर VMware वर्क स्टेशन, वो क्या है? वो एक हाइपरवाइजर है। आप उसे पहले इंस्टॉल करते हो, फिर उसके अंदर वर्क स्टेशन के अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो। तो हाइपरवाइजर आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, राइट? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें क्या है, वर्चुअल मशीन एस्केप का क्या मतलब है? एनी वल्नरेबिलिटी इन दी हाइपरवाइजर paves the way for potential attack on the hypervisor as well as for all virtual machine running on top of it। तो अगर हाइपरवाइजर पे ही कोई अटैक हो जाए, हाइपरवाइजर में ही कोई वायरस डाल दे, तो हाइपरवाइजर गलत तरीके से काम करने लगेगा और उस पर पड़ी हुई वर्चुअल मशीन भी खतरे में आ जाएंगी, राइट? तो ये एक अटैक हो सकता है हाइपरवाइजर के थ्रू। फिर आता है रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये क्लाउड वल्नरेबिलिटी में क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लाउड सर्विस डायरेक्टली ट्रांसलेट टू बिजनेस वैल्यू फॉर द क्लाइंट। However, power outage, technical glitch and natural disaster are some common source that lead to cloud downtime। तो ये एक vulnerability कह सकते हैं, हालांकि ये अटैक से रिलेटेड नहीं है, बट जो रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी से रिलेटेड है कि अगर किसी पावर आउटेज की वजह से बिजली चली गई पूरे डेटा सेंटर की और जो मेरा जनरेटर था वो भी नहीं काम कर रहा, तो मेरा सर्वर डाउन हो सकता है। कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, कोई वायरस अटैक हो गया, जैसे रैंसमवेयर का अटैक हुआ था दुनिया में, उसकी वजह से मेरा सर्वर आउटेज हो सकता है। कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, यानी कि कोई तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, डेटा सेंटर, भूकंप आ गया, डेटा सेंटर टूट गया, उसकी वजह से भी आपको सर्वर डाउन हो सकता है। तो ये भी कुछ क्लाउड पे खतरे आप कह सकते हो कि हो सकते हैं। इसके अलावा इनसिक्योर क्रिप्टोग्राफी, यानी सिक्योरिटी जो आप एनक्रिप्शन करते हैं वो अगर आपकी प्रॉपर नहीं है तो भी आपका अटैक हो सकता है। अगर हैकर को आपकी क्रिप्टोग्राफी का आइडिया लग गया कि ये बंदा जो है ये वाली एल्गोरिथम इस्तेमाल कर रहा है, तो वो उसे डिक्रिप्ट कर सकता है, आपके डेटा को डिक्रिप्ट कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और उस डेटा को वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो इनसिक्योर क्रिप्टोग्राफी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके डेटा इनसिक्योर हो जाता है। तो क्लाउड में हालांकि जो क्रिप्टोग्राफी की जाती है वो बहुत हाई लेवल की जाती है और 2 या 3 लेयर पे की जाती है, तो वहां पे आपका डेटा सिक्योर होता है। बट यहाँ वल्नरेबिलिटी में इसको लिखने का मतलब है कि अगर आपने कोई कमजोर क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल की है तो आपका डेटा इनसिक्योर हो सकता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि पासवर्ड भी जो आप बनाएं वो आप अल्फाबेट्स प्लस न्यूमेरिक दोनों से मिलके बनाएं और उसमें जो आपके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि @ हैश, इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल करें ताकि जल्दी से उसे डिक्रिप्ट ना किया जा सके या हैकर को उसका पता ना चल पाए। तो क्रिप्टोग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो वल्नरेबिलिटी है वो है डेटा पोर्टेबिलिटी। सपोज करो आप अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो और अगर हैकर को इसकी जानकारी हो गई कि यार ये बंदा अपना डेटा जो है ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है और इसका डेटा 3 घंटे तक मूव हो रहा होगा, तो अगर उस टाइम कोई अटैक कर दे, उस टाइम कोई उस मूव हो रहे डेटा पे अटैक करके जानकारी ले ले या आपका एनक्रिप्टेड डेटा हैक करके डाउनलोड कर ले, तो भी आपको नुकसान हो सकता है। तो there may be several reasons for an organization to move its data from one cloud service provider to another। लेकिन आपको याद रखना है कि जब आपका डेटा मूव हो रहा होगा एक क्लाउड प्रोवाइडर से दूसरे क्लाउड पे, तो वो सिक्योर होना चाहिए और इसकी आपकी एनक्रिप्शन टेक्निक प्रॉपर होनी चाहिए, राइट? क्योंकि अगर कहीं भी कमजोरी रह गई, कहीं भी वीकनेस रह गई, तो हैकर उस पर अटैक कर सकता है। वेंडर लॉकिंग के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर ये भी क्लाउड की एक डिसएडवांटेज ही आप कह सकते हैं या कमजोरी कह सकते हैं कि एक क्लाउड प्रोवाइडर अगर कोई आपको अच्छी सर्विस नहीं दे रहा है तो आप मजबूर हो जाते हैं उसी के साथ रहने के लिए, क्योंकि क्लाउड पे माइग्रेट करना यानी AWS से एज्योर पे जाना, पूरे डेटा को माइग्रेट करना और एज्योर से पूरे डेटा को AWS पे लेके आना इतना ईजी नहीं है, राइट? तो ये भी एक वल्नरेबिलिटी है, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, पहले ही सोच समझ के आपको क्लाउड सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? सो डू यू वांट टू बी स्टक विद वन सिंगल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर फॉर एवर? ये कहते हैं कि क्या आप हमेशा के लिए एक ही क्लाउड के साथ रहना चाहते हैं, भले ही वो अच्छा हो बुरा हो? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है कि आपको किस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस लेनी है और किसकी नहीं लेनी है, राइट?
उसके बाद इंटरनेट डिपेंडेंसी, ये एक वल्नरेबिलिटी है, ऑब्वियसली वीकनेस है कि बिना इंटरनेट के मेरा क्लाउड मुझे मिलेगा ही नहीं, मैं क्लाउड की सर्विस ले ही नहीं सकता। अगर मेरा डेटा क्लाउड पे पड़ा है, मेरी फोटोग्राफ्स क्लाउड पे पड़ी है, मेरी मूवी क्लाउड पे पड़ी है, तो वो तभी चलेगी जब मैं क्लाउड पे या इंटरनेट पे हूँ। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे सारी वीडियो पड़ी हुई है, मेरी ये वीडियो भी यूट्यूब पे आप देख रहे हो, और ये वीडियो आप कैसे देख पा रहे हो? इंटरनेट की हेल्प से देख पा रहे हो। अगर आपका इंटरनेट चला जाए तो आप बिल्कुल नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि ये वीडियो क्लाउड पे पड़ी है। अगर ये वीडियो क्लाउड पे ना पड़ी होगी, आपके मेमोरी कार्ड में सेव है, तो क्लाउड, आपको इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है, बिना इंटरनेट के भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, राइट। तो जो भी चीजें क्लाउड पे पड़ी हैं वो इंटरनेट के थ्रू ही चलेंगी। तो इससे आपको एक बात और समझ आ गई कि यूट्यूब जो है वो क्लाउड पे चलता है, राइट। इसीलिए यूट्यूब पे एक्सेस करने के लिए इंटरनेट जरूरी है। फेसबुक जो है वो क्लाउड पे चलता है, इसीलिए फेसबुक को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट जरूरी है। तो जितनी भी एप्लीकेशन आज की डेट में आप इंटरनेट के थ्रू चलाते हो वो सारी क्लाउड पे रन करती हैं, इसी वजह से आप उन्हें चला पाते हो सकता है वो पब्लिक क्लाउड पे हो सकता है वो किसी कम्युनिटी क्लाउड पे हो या किसी और चीज पे हो, पर यह बात सच है कि वो क्लाउड पे ही होगी, राइट। उसके बाद क्लाउड चैलेंजेस क्या हैं? एक तो हमारा सिक्योरिटी चैलेंज है सबसे बड़ा, जैसे कि वल्नरेबिलिटी जो है वही चैलेंजेस भी हैं, राइट। तो वंस द डिसीजन टू एम्ब्रेस द क्लाउड हैज बीन टेकन, organization must chart out their detailed plan that marks their journey to the cloud. Listed below are the top challenges battle in a cloud environment by the cloud vendors, client as well as the end user. तो क्लाउड पे जाने के टाइम अगर आपने ये फैसला ले लिया है कि क्लाउड पे मुझे जाना है और मुझे इस क्लाउड के साथ जाना है, मुझे AWS के साथ जाना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चैलेंजेस आएंगे क्लाउड पे जाने के बाद। जैसे कि पहला चैलेंज आ सकता है सिक्योरिटी का, तो आपको उसके लिए पहले से रेडी रहना है। सारे के सारे जो पैचअप्स हैं वो आपने उस पर इंस्टॉल करने हैं, अपडेट करने हैं, जितने भी पैचेस आते हैं वो आपको अपडेट करने हैं। कोई भी नया वायरस अटैक आया है तो उसका आपको एंटीवायरस या उस अटैक को रोकने का आपको फायरवॉल पे इनेबल करना पड़ेगा उस अटैक को रोकने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, राइट। तो कीपिंग अप विद सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, तो आपको अपनी सिक्योरिटी को एकदम चुस्त और दुरुस्त रखना पड़ेगा। ऑब्टेनिंग द राइट नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, उसके बाद जो चैलेंज है वो ये है कि आप क्लाउड पे चले तो गए, पर आपके एम्प्लॉयज को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उस क्लाउड को इस्तेमाल करने की। ऐसा ना हो कि उन्हें पता ही नहीं है। क्लाउड पे तो आप हजारों चीजें कर सकते हैं, बट बिना नॉलेज के क्लाउड आपके लिए यूजलेस है। तो प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। तो आपको इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो क्लाउड पे जाने के बाद आप अपने एम्प्लॉयज को डे टू डे मंथली बेसिस पे उनकी ट्रेनिंग्स कराएं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कराएं, उन्हें अपडेट करें क्लाउड की नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर और उन्हें एक्सपर्ट बनाएं। एंड जो इसके बाद है वो है चूजिंग द राइट वेंडर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरा क्लाउड वेंडर कौन होना चाहिए। क्या AWS अच्छा रहेगा या एज्योर अच्छा रहेगा या गूगल क्लाउड अच्छा रहेगा? ये आपको अपनी कंपनी की वर्किंग एनवायरनमेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा। हो सकता है आपकी कंपनी के लिए एज्योर ज़्यादा सुटेबल हो बिकॉज आपकी कंपनी में सारे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के हैं। हो सकता है आपकी कंपनी के लिए ज़्यादा सुटेबल AWS हो बिकॉज आपका ज़्यादातर काम लिनक्स पे होता है। तो आपको वेंडर सिलेक्ट करते हुए ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा और फिर अपना वेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपने गलत वेंडर ले लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं, राइट। डेटा इंटरऑपरेबिलिटी, यानी डेटा जो है वो एक टेक्नोलॉजी से दूसरे में या एक सर्वर से दूसरे में, सपोज करिए कि आपका डेटा कुछ डेटा एज्योर पे पड़ा है और एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका डेटा AWS पे पड़ा है, तो क्या वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएगा, शेयर कर पाएगा? ये सारे चैलेंजेस भी आते हैं। Organization expand with time and their need change rapidly. Therefore, additional caution must be practiced to avoid choosing a platform, technology provider that make the organization too dependent on them. ऐसा ना हो कि आपने सपोज AWS पे सारी काम किए हैं, क्लाउड पे आपने AWS पे आपने माइग्रेट कर दिया है, लेकिन अब आप जब एज्योर पे कुछ चीज़ें करना चाहते हैं तो ना कर पाएं। ऐसा ना हो कि वो चीज़ें आप मजबूरी में AWS पे ही अब आपको करनी पड़ेंगी। तो डेटा इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मेरे 50 चीज़ें एज्योर पे चलें, 50 चीज़ें AWS पे चलें और दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकें, तो वो चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है दो डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के बीच में तालमेल कितना अच्छा है, या डेटा जब मुझे एज्योर से AWS पे भेजना है या AWS से एज्योर पे भेजना है तो कितना इजीली जा पाएगा। इन सारी चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए।
बजटिंग डिफिकल्टीज वाइल मूविंग टू द क्लाउड। अगर आपका बजट नहीं है या आपको लगता है ऑलरेडी सारी चीज़ें मेरी बढ़िया चल रही हैं, क्लाउड पे जाने से मेरे खर्चे बढ़ सकते हैं, तो आप क्लाउड पे मत जाएं। हालांकि ऐसा बहुत रेयर केस में होगा, नहीं तो 90% केसेस में क्लाउड पे आपके खर्चे कम ही होते हैं, कभी बढ़ते नहीं हैं। बट फिर भी एक बजट आपके पास होना चाहिए कि यार क्लाउड पे जाने के बाद फ्यूचर में मेरे को बंदे रखने पड़ेंगे जिन्हें क्लाउड आना होना चाहिए, पर मेरी कंपनी में तो किसी को क्लाउड आता ही नहीं है, तो मेरा खर्चा तो बढ़ जाएगा क्योंकि मुझे क्लाउड के बंदे रखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले से आपके माइंड में होनी चाहिए क्लाउड पे जाने से पहले, राइट। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की अगर बात करें क्लाउड में, तो रिसोर्स हंग्री एप्लीकेशंस, यानी कि जिनके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, मेमोरी की, स्टोरेज की, जो हाई डेफिनेशन गेम होते हैं, जो पीयूबीजी आजकल पबजी गेम है बड़ा ही फेमस है, जो ऑनलाइन चल रहा है, पूरी मार्केट में पूरी दुनिया में छाया हुआ है, तो वो एक रिसोर्स हंग्री एप्लीकेशन है, बिकॉज वो हाई डेफिनेशन गेम है, पूरी दुनिया उसे इंटरनेट के थ्रू खेल रही है, तो वो क्लाउड पे चलता है। वो जो गेम है, वो गेमिंग एप्लीकेशंस जो हैं वो क्लाउड पे चलती हैं, तो उस तरह की एप्लीकेशंस के लिए आप क्लाउड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन विद एक्सट्रीम स्पाइक एंड ट्रफ। आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है कि आज आपके 1 लाख कस्टमर एक्सेस कर रहे हैं, कल वो अचानक से 10,000 पे आ जाता है, परसों 50,000 लोग आपके सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, उससे अगले दिन 5 लाख लोग आपके सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन में आप क्लाउड पे जाना आपके लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने सर्वर चाहिए। आज 1 सर्वर की जरूरत है, कल 2 की पड़ रही है, परसों 4 की पड़ रही है, उससे अगले दिन दोबारा 1 सर्वर की जरूरत पड़ रही है। ऐसी सिचुएशन में आपको पता ही नहीं है कि मैं कितने सर्वर खरीदूं या कितने ना खरीदूं, तो बेस्ट है आप क्लाउड पे जाएं। क्लाउड अपने आप ऑटो स्केलिंग की हेल्प से जब ज्यादा की जरूरत होगी ज्यादा सर्वर प्रोवाइड कराएगा, कम की जरूरत होगी कम प्रोवाइड कराएगा। तो आपके लिए उस सिचुएशन में क्लाउड बेस्ट रहेगा। उसके बाद स्पेशल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई ऐसा सर्वर है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या मुझे कोई अपने हिसाब से सर्वर चाहिए कि उसकी रैम इतनी हो, स्टोरेज इतनी हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ये हो, तो वो भी आप क्लाउड से ले सकते हैं, राइट। बैकअप एंड रिकवरी, ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो क्लाउड पे आपका डेटा जो है वो आपको बैकअप प्रोवाइड कराता है, रिकवरी प्रोवाइड कराता है, डिजास्टर रिकवरी प्रोवाइड कराता है कि तूफान भी आ जाए, भूकंप भी आ जाए, तो भी आपके डेटा को कुछ नहीं होगा। तो इस तरह की जो बेनिफिट्स हैं वो क्लाउड के थ्रू आपको मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा डेटा किसी भी सूरत हाल में लॉस नहीं होना चाहिए, मुझे एक्सेसिबल हो हर सिचुएशन में, तो आप क्लाउड पे जा सकते हैं, राइट। तो ये क्लाउड की कुछ एप्लीकेशंस हैं। इस तरह की एप्लीकेशंस के केसेस में आप क्लाउड इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ समरी है, तो जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी के बारे में आप एक बार रीड कर लीजिएगा पॉज करके, राइट। और आई होप ये चैप्टर भी आपको पहले की तरह पसंद आया होगा। ज़रूर मुझे बताएं आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज जितना ज़्यादा मुझे रेस्पॉन्स मिलेगा उतने ज़्यादा लेक्चर मैं अपलोड करूँगा। बिकॉज कुछ सीरीज़ हैं जो मुझे रेस्पॉन्स नहीं दे रही हैं, तो मैंने उस पर लेक्चर बनाने बंद कर दिए हैं। तो अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, प्लीज़ आप कंटिन्यू रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर अपलोड करें। हमने आपका लेक्चर एंड तक देखा है, और कहाँ से देखा है ये ज़रूर बताएं, राइट। आप कहाँ से देख रहे हैं, आप पढ़ते हैं, आप जॉब करते हैं, ये चीज़ ज़रूर कमेंट में आप लिखकर मुझे बताएं, और बताएं कि आपको सीरीज़ कैसी लग रही है, आप आगे कौन सी सीरीज़ पढ़ना चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, और आखिर में बस इतना ही कहूँगा, दुआओं में याद रखिए।